हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीछे से थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और अभी प्रेजेंट में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ओके बच्चों, जब रोटेशन हमने स्टार्ट किया था तो शुरू में सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हमने टॉर्क के बारे में आपको डिस्कशन करके बताया था। फिर हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करके बताया था। उसमें बहुत सारे सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी, एंगुलर इंपल्स की बात करी थी। ओके, फिर हम लोगों ने वर्क, रोटेशनल जो वर्क होती है उसके बारे में बात करी थी। फिर रोटेशनल पावर के बारे में बात करी थी। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी। ओके, और उसमें बेस्ट बच्चों हम लोगों ने कुछ सवाल भी प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप का मोशन स्टार्ट किए थे एंड दैट इज CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। और उसमें मैंने शुरू में कुछ जनरल टाइप के सवाल आपको डिस्कस करके बताया था और फिर उसके बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप का CTRM डिस्कस किया था जिसे हमने रोलिंग मोशन बोला था। रोलिंग मोशन क्या है बच्चों, हमने 2-3 वीडियो सेशन से हम लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल के साथ हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। और बच्चों, पिछले वीडियो सेशन में तो हम लोग ने रोलिंग मोशन पे बेस्ड कुछ अच्छे सवाल भी प्रैक्टिस कर लिए थे। ओके बच्चों, आज के वीडियो सेशन में भी शुरू में हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें रोलिंग भी इन्वॉल्व होगी और भी कुछ जनरल चीज़ें इन्वॉल्व होगी। जैसे कहीं पे एंगुलर इंपल्स वाली चक्कर होगी तो वो भी देख लेंगे, या कहीं पे ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाए, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 2-3 सवाल पहले आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बच्चों, आज हम लोग एक खास टाइप का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे एंड ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, हालांकि आप ये ना भी पढ़ो तो भी सवाल आपसे हो जाएगा, लेकिन एक स्पेशल टाइप का सवाल होता है, एक स्पेशल टाइप का कंसेप्ट होता है जो सवालों को थोड़ा आसान कर देता है, इसलिए उसे पढ़ा जाता है। तो यहां भी हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो बच्चों, टॉपिक में भी ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है। अभी मैं आपको एक बार हाईलाइट करता हूं। अभी हम लोग तो भाई इस सवाल को डिस्कस कर लेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आज कवर कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है, काफी बार सवाल इससे पूछे भी जाते हैं, और वो होता है बच्चों कॉलिजन पे बेस्ड सवाल। ठीक है, बहुत ही शानदार इसमें सवाल बनते हैं कॉलिजन पे बेस्ड सवाल। हालांकि मैंने पहले जब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन चल रहा था तो वहां भी मैंने कुछ सवाल आपको बताया था, लेकिन यहाँ स्पेशली हम लोग कॉलिजन के सवालों को डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत उसे कंसेप्ट भी सीखेंगे। हालांकि अब आपको ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके, और फिर उसके बाद बच्चों लास्ट में टॉपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि टॉपलिंग हमें शुरू में कर लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग लास्ट में उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग का मेन क्या बचा हुआ बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर उसके बाद हमें टॉपलिंग पढ़नी है और फिर कॉलिजन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसे हमें लगाने हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का सवाल बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज एकदम से बेसिक सवाल ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ओके, और किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है। अब ऐसा बोला गया है कि अचानक से हम ब्लो करते हैं, अचानक से किसी चीज से उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स लगाते नहीं रहते हैं, ये पल भर के लिए कोई एक ब्लो दिया है, फोर्स का दिया है स्फीयर। तो मैं वो फोर्स कहां पे दूं अचानक से जिससे ये जो स्फीयर है अपना, जो हॉलो स्फीयर है, वो रोल करे, स्लीप ना करे। ओके, तो सवाल यही है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का हॉलो स्फीयर है और सवाल सीधा सा पूछा गया है कि अचानक से हम फोर्स कहां पे दें। सडन एक फोर्स देना है, फिर हटा भी लेना है। ठीक है, आप कह सकते हो इंपल्स देना है, बिल्कुल कह सकते हो। तो एक इंपल्स देना है और इंपल्स कहां दे, जैसे ये स्फीयर, इसकी मास m मान लो, अगर रेडियस r मान लो भी, जिसकी वजह से ये स्फीयर स्लीप ना करे सरफेस पर। यहां पे फ्रिक्शन इनफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, where should sudden force is applied on the hollow sphere so that it does not sleep ऑन द सरफेस, स्लीप ना करें। बस चलिए बच्चों, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए इस सवाल को खुद से करने का। ठीक है, चलिए देखिए,
तो बच्चों ऐसा है कि अगर आपने शार्प यहाँ पे फोर्स लगाया है, इंपल्स आपने एक्ट किया है, कहीं भी इंपल्स एक्ट किया है, डोंट नो किधर लगा है, वही तो आपसे पूछा गया है। ओके, तो थोड़ा सा अकल लगा लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अकल लगाते हैं कि ये जो इंपल्स बच्चों दी गई होगी कहीं ना कहीं इसे ऊपर दी गई होगी। अब मैं ये कैसे सोच पा रहा हूं वो भी जरा देख लो, कैसे सोच पा रहा हूं वो देखिए बच्चों। सोचो, जब यहां पे इंपल्स दोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके वजह से टर्न करेगा ये, ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ऐसे टर्न करेगा। तो टर्न करेगा तो ओमेगा ऐसे आएगी, ओमेगा ऐसे आएगी तो इसका वेलोसिटी इस साइड में होगा एक, और एक सेंटर का वेलोसिटी ऐसे होगा। तो भैया इधर का ओमेगा और इधर का भी, तभी तो यहाँ पे बच्चों स्लिपिंग होने के चांसेस नहीं है। तो कंफर्म है कि आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहां से एक्स पर हमने एक शार्प इंपल्स दिया, भाई यहाँ पे जे लगाया, जे एक लीनियर इंपल्स है। ओके, और जिसकी वजह से इसमें ओमेगा आ गई होगी। ओके, सेंटर इसका ये है, ओमेगा आ गई होगी, और साथ साथ बच्चों ओमेगा आई होगी, और साथ साथ ये सिंपल ऐसे केवल रोटेट नहीं करी होगी, सामने फोर्स लगने से ये पूरी सेंटर ऑफ मास इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी, सेंटर की वेलोसिटी सपोज कीजिए vc। ओके, और बच्चों ये अगर प्योर रोलिंग हो रही है, चूंकि स्लीपिंग नहीं हो रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि vc मस्ट बी ओमेगा टाइम्स ऑफ r। हाँ, ये इक्वेशन तो पहले ही हमें मालूम हो जाएगा। ओके, नाउ ऐसा करते हैं, ये जे हालांकि गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम जे के हेल्प से बनाएंगे। तो बच्चों अगर किसी पर अगर आपने इंपल्स लगाया है तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज तो होगी होगी, गारंटी है। अब जे आपने लगाया, और बच्चों यहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि नहीं, फ्रिक्शन जरूर है, मतलब सॉरी सरफेस रफ जरूर है, लेकिन जब प्योर रोलिंग होता है ना बच्चों, यहां पे फ्रिक्शन समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन जीरो होता है। ये बात मैंने पहले भी कभी बता रखी है कि जब प्योर रोलिंग होता है तो यहां पे फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ओके, नाउ जे लगाया तो जे की वजह से क्या हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और बच्चों इस पूरी सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या हो गया भैया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया, पहले नहीं था, तो क्या हो गया, mvc हो गया, बस, शुरू में तो था ही नहीं। अच्छा, अब बच्चों इस इंपल्स की वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी करने लगे, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। तो इस इंपल्स का चाहे तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस इंपल्स के वजह से हम चाहें तो भाई हम लोग एंगुलर इंपल्स भी लिख सकते हैं। ओके, सो एंगुलर इंपल्स की कहानी क्या है, एंगुलर इंपल्स क्या होता है बच्चों, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिंपल, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसी के अबाउट लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज x। और ये क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नॉट लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या हो, अगर इसके अबाउट बात करें तो भाई इसका तो एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, क्योंकि vc जरूर है, मास भी सिस्टम का जरूर है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट नहीं है। हाँ, लेकिन ओमेगा तो है इसके अबाउट, तो ओमेगा वाला हो जाएगा, तो क्या होगा, i टाइम्स ऑफ ओमेगा वाला। समझ पा रहे हो। सो एंगुलर इंपल्स में चेंजिंग, शुरू में तो एंगुलर इंपल्स कुछ नहीं था, सॉरी एंगुलर इंपल्स नहीं, एंगुलर मोमेंटम, तो शुरू में तो एंगुलर मोमेंटम नहीं था, बाद में एंगुलर मोमेंटम आ गया है, आई ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के बाद रहेंगे तो रोटेट कर रही है, सो आई ओमेगा आ गया। क्लियर बच्चों। नाउ आई इसका 2/3 mr² और ओमेगा तो आपको पहले से पता है ना, क्या लिख सकते हैं, vc/r लिख सकते हैं। सो jx विल बी 2/3 mr vc। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। ओके, सेकंड में जैसे ही फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x। तो फाइनली क्या होगा, 2/3 mr vc डिवाइडेड बाई mvc कैंसल, तो x विल बी 2/3 r। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि जो x हो रहा है, कहाँ पे आपने वो छोटा सा एक इंपल्स लगाना है जिसके वजह से पूरी सिस्टम प्योर रोलिंग की कंडीशन में आ जाएगी, और वो यहां से कहां पे होगी बच्चों, 0.6 r। पूरी डिस्टेंस कितनी है, r, कहां पे लगाना है, 0.6 r पे। सो दिस इज योर आंसर। सो होपफुली बच्चों क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सवाल बहुत टफ नहीं है, इजी सवाल है। अब बच्चों इसको आप कॉपी कर लो, अब इसके बाद एक और सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऐसे एक और नहीं, मतलब 1 2 3 और सवाल डिस्कस करते हैं, बढ़िया सवाल ही डिस्कस करते हैं। ओके, पहले इसको कॉपी करो भी। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे एक सवाल और हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी सवाल क्या है बच्चों, सेम चलिए एक हॉलो स्फीयर ही लेते हैं, लेकिन बच्चों अभी ना सरफेस से स्मूथ ले लिया, गौर से देखिएगा, सरफेस कैसा ले लिया, स्मूथ ले लिया।
ओके। और इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमने एक कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाया। फोर्स की वैल्यू कितनी है गिवन नहीं है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स लगाया, ओके। और ये ध्यान है नीचे कैसा है बच्चों, स्मूथ सरफेस है, ओके। और मान लो ये हॉलो स्फीयर है। तो सवाल क्या है, रेडियस आर मान लेता हूं। सवाल ये है बच्चों कि भाई आप बताओ कि जब ये स्फीयर पूरे एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगी, पूरे एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगी, तो फिर ये आगे कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस traveled by hollow sphere when it completes one rotation। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहां ये मत बोल देना कि भाई पूरा सर एक रोटेशन पूरा करेगी तो 2 पाई आर ट्रेवल करेगी, ना ना भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भी, सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है तो रोल सही से हो नहीं पाएगा, ये बात तो क्लियर है, रोल तो सही से हो नहीं पाएगा, स्लीपिंग के साथ होगा। तो बच्चों यहां पे प्योर रोल तो होगा नहीं, क्लियर है बच्चों। सरफेस कैसा है, स्मूथ है, रोल करने के लिए सरफेस का रफ होना जरूरी है, तो भाई प्योर रोल नहीं होगा, कुछ स्लीपिंग होगी ऑब्वियसली। तो डेफिनेटली बच्चों एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर ये पूरा करेगा तो 2 पाई आर तो पक्का ही नहीं होगा, गारंटी 2 पाई आर पक्का नहीं होगा। तो देखते हैं कितना होता है। सो लेट्स डिस्कस। तो क्या करें भाई, क्या करें, चल देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम, ये फोर्स सेंटर ऑफ मास को कुछ ना कुछ तो भाई एक्सेलरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेट करेगा। तो बच्चों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एफ ही है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हो, एम ए सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। सेंटर ऑफ मास को हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ बाई एम। साथ साथ बच्चों इसको हम ऐसे रोटेट भी ये होगी क्योंकि ये इस फोर्स की वजह से इसको क्या लगेगा, एक टॉर्क मिलेगा सेंटर के अबाउट। तो टॉर्क अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, एफ इंटू आर, और ये हम लिख सकते हैं आई टाइम्स ऑफ अल्फा, एफ इंटू आर, ओके। एंड ये 2/3 एम आर स्क्वेयर बच्चों, अल्फा इक्वल्स एफ इंटू आर। इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, आर से आर कैंसल। सो 2/3 एम आर अल्फा विल बी एफ। तो यहां से बच्चों हम अगर अल्फा निकाल लें तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर, आई थिंक एम आर और ए एफ। यहां से अल्फा निकाल लिया, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया। गौर से देखना भाई, ये एक चक्कर पूरा करेगी तो इस अल्फा से, अभी शुरू में तो इसका ओमेगा 0 होगा, बिल्कुल शुरू में इसका ओमेगा क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। तो एक चक्कर ये पूरा कर लेगी ऐसे, ठीक। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना थीटा घूम गई, थीटा कितनी घूमी, 2 पाई। एक चक्कर में कितनी थीटा घूमेगी, 2 पाई। क्लियर है बच्चों। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करें, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर रोटेशन का, तो थीटा कितनी घूम गई है भाई, 2 पाई। शुरू का ओमेगा 0 है, हाफ ऑफ अल्फा तो आपको पता ही है 2mr, और ये रहा टी स्क्वायर। सो 2 पाई विल बी 3f/4mr इंटू टी स्क्वायर। बच्चों यहां से टाइम हमें निकल गया, ओके। सॉल्व करते हैं तो 8 पाई mr बाई 3f इक्वल्स टी स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास टाइम पता पड़ गया बच्चों, जब ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेती है। और उतने ही टाइम में ये कितनी आगे बढ़ गई, यही हमें आंसर करना है, ओके। तो उतने ही देर में कितना आगे बढ़ गई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, s इक्वल्स ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो भाई ut तो 0 ही होगी, शुरुआत में कोई स्पीड थोड़ी ना थी, और a निकाला हुआ है f/m इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर सीधे सीधे डालते हैं और आंसर पता पड़ जाएगा, टी स्क्वायर सीधे 8 पाई mr/3f। तो f से f कैंसल एंड m से m कैंसल, 2 से 4। क्लियर है बच्चों। तो ये s अपना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए तो 4 पाई r/3। तो क्लियर है बच्चों, ये कितनी रोटेट करी, सॉरी कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ी है, 4 पाई r/3। क्लियर। तो बच्चों ये 2 पाई r से थोड़ा कम ही है, ध्यान से देखो 2 पाई r से थोड़ा कम ही है, यानी थोड़ी बहुत स्लिप भी हुई है, बैकवर्ड स्लिपिंग हुई है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। बच्चों कोई स्लिपिंग नहीं होती है तो पूरे एक चक्कर में 2 पाई आर जाता, ओके। अगर बैकवर्ड स्लिपिंग हो गई है तो इसका मतलब रोटेट ये ज्यादा करी है और चली है कम, तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन है। इसका मतलब सिचुएशन में यही हुआ है भाई, रोटेट ये ज्यादा करी है और चली कम है, ओके। तो ध्यान से देखो, चली है मात्र 4 पाई r/3, 2 पाई r से कम, ठीक है, और रोटेट की होगी।
सो स्लिपिंग अगर पूछा जाए कि अगर यहाँ स्लिपिंग हो रही है तो बैकवर्ड हो रही है, फॉरवर्ड तो आप भी जवाब दे सकते हो, ऑब्वियसली बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। क्लियर बच्चों, कहीं से कोई शक तो होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, अगर बाय द वे ऐसा कुछ कंडीशन मिल जाता जिसमें ये भाई आगे ज्यादा दौड़ जाती है ना, 2πr से ज्यादा दौड़ जाती, ठीक है, तो वहां पे क्या होता बच्चों, वहां पे ये आगे स्लिप हो रही है, किधर स्लिप हो रही है, आगे स्लिप हो रही है। क्लियर है, तो ध्यान रखना ऐसे सवाल मिलते रहेंगे और आप सॉल्व करो। क्लियर बच्चों, चलिए इस सवाल को पहले आप कॉपी कर लीजिए, अब इसके बाद एक और सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए एक सवाल और डिस्कस करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी मास वगैरह कुछ गिवन है, चाहे तो आप डेटा भी ले सकते हो। ओके, चलो डेटा ही ले लेते हैं, बेटर होगा। म्यू इसका है 1/7 और मास है इसका 0.5 kg। ओके, रेडियस वगैरह डेटा में नहीं है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। इस फोर्स, अच्छा ये फोर्स इसके टॉप पे लगाया गया है, सरफेस रफ है, म्यू गिवन है, तो आपसे पूछा गया कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी ताकि ये स्फीयर स्लीप नहीं करे सरफेस पर, मतलब प्योर रोलिंग का केस होगा। क्लियर है बच्चों, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पे एफ लगाओगे, ओके, और ये सॉलिड स्फीयर है। अब बच्चों यहां पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी, ये बात आपको पहले ही बताया गया है, फिर भी अगर याद ना हो तो मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए सरफेस क्या मान लेते हैं, स्मूथ मान लेते हैं, और देखते हैं कि इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी पीछे जाने की कि आगे जाने की। ओके, तो बच्चों आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालते हैं किससे, F/m से, सामने का, और अल्फा कैसे निकालते हैं, इस F से। तो अल्फा अगर निकालना होगा तो I टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, F/R/I, I क्या होगा 2/5 mr²। सो अल्फा हो जाएगा 5/2 F और नीचे m और r। तो r को बच्चों यहां पे ले आऊं तो अल्फा r क्या होने वाला है, 5/2 F। तो बच्चों ये F से कहीं ज्यादा है अल्फा r, मतलब ये अल्फा r होगी और सामने होगी ACOM, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये वाला ज्यादा है। देखो ध्यान से, अल्फा r ज्यादा है, 5/2 टाइम 2.5 F है, तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी बच्चों, पीछे जाने की होगी। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, आगे की तरफ। तो ये साबित हो चुका कि इसमें फ्रिक्शन किधर एक्ट करने वाला है, आगे की तरफ। तो चलिए एक डायग्राम पहले फटाफट बना लेते हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे आगे की तरफ लगा लेते हैं, और यहाँ पे बच्चों सामने फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब चूंकि बच्चों फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे भाई फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फोर्स आगे लग रहा है तो यहाँ तो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल आपको अच्छे से देख लेना है। शुरू में जब हम लोग प्योर रोलिंग डिस्कस कर रहे थे तो एक बार फोर्स लगा के डिस्कस कर रहे थे, और एक बार बच्चों क्या कर रहे थे, जब फोर्स नहीं थी, केवल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी और प्योर रोलिंग कर रही थी और रफ सरफेस ही था, ठीक है। तो वैसे केस में बच्चों रफ सरफेस होने के बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। ध्यान से देख लीजिएगा, पीछे वाला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर कभी कभी आप प्योर रोलिंग होता है तो बोलते हो कि सर रफ होने के बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं लगेगी, और कभी कभी आप लगा लेते हो, जैसे अभी मैं लगा ले रहा हूं फ्रिक्शन वगैरह। तो ये थोड़ा सा पीछे एक बार आप देख लीजिए, या नहीं तो मैं आपको थोड़ा क्लियर भी कर देता हूं यहीं पे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। अभी भी सरफेस क्या है बच्चों, रफ। अगर ये कांस्टेंट v से जा रही है और साथ में क्या है बच्चों, ओमेगा से घूम रही है, ओके, कांस्टेंट v से जा रही है और साथ में ओमेगा से घूम रही है, तो ऐसे केस में बच्चों यहाँ फ्रिक्शन रफ है फिर भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही है। अब कोई बोलेगा क्यों नहीं एक्ट कर रही है, तो लॉजिक ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई जा कैसे सकता है, अगर सरफेस अगर कोई फ्रिक्शन अगर फोर्सेस वगैरह लग रही है तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, अगर फ्रिक्शन लगेगी, इधर लगे चाहे इधर लगे, तो इस ओमेगा पे लगातार एक टॉर्क डेवलप एक लगातार टॉर्क इस सिस्टम पर डेवलप होगा, जिसकी वजह से या तो ओमेगा बढ़ेगी या ओमेगा घटेगी। अब चूंकि ये बच्चों ये प्योर रोलिंग हो रही है और भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रफ होने के बावजूद भी यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो रही है, जीरो। लेकिन अगर यही केस ऐसे हो जाए जिसमें फोर्स वगैरह लगा रहे हो, ओके, फोर्स वगैरह लग रहा है, और ऐसे केस में बच्चों, ठीक है, ऐसे केस में हो रहा है ये कि भाई ये रोल कर रही है, ऐसे केस में क्या हो रही है, या बीच में ही लगा दो फोर्स कहीं पे, ऐसे केस में क्या हो रही है, रोल कर रही है। तो ऐसे केस में बच्चों साफ क्लियर है कि इस फोर्स की वजह से लगातार क्या होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी तो ओमेगा भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ओमेगा क्यों बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ने के लिए बच्चों हमेशा ये क्लियर है कि अल्फा आना जरूरी है, ओमेगा बढ़ने के लिए अल्फा आना जरूरी है, और एफ तो अल्फा देगा नहीं, तो अल्फा कौन देगा, फ्रिक्शन ही देगा, तो इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये वाला आर्टिकल मैंने पहले भी बता रखा था, एक बार रिकैप करा लिया, क्योंकि काफी ज्यादा चीजों को अगर आप लगातार पढ़ रहे हो तो पीछे से चीजें थोड़ी बहुत तो क्लियर नहीं ही रहती है, तो आप देख लेना पीछे। ओके, तो बात खत्म हो गई बच्चों, एफ ऊपर, फ्रिक्शन मैंने नीचे लगा लिया। ओके, नाउ अब मैं क्या करूं, हाँ, अब ऐसा करते हैं बच्चों,
इसको इसका सेंटर आगे जा रही है AC से, ठीक है, और रोटेट भी ऐसे कर रही होगी अल्फा से, क्लियर है, ऐसे रोटेट भी कर रही है। प्योर रोलिंग होने के लिए, स्लिप नहीं करने के लिए, आप सब लोगों को पता है कंडीशन क्या है, AC मस्ट बी अल्फा, ये तो पहले से पता है, AC मस्ट बी अल्फा टाइम्स ऑफ R। ओके, नाउ अल्फा निकाल लेना है, AC निकाल लेना है, और दोनों में रिलेशन बैठा करके F निकाल लेना है, क्योंकि F पता नहीं है। तो सबसे पहले टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन ये ऐसे और ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, इसका टॉर्क इसके टॉर्क में से माइनस होगा, यानी F इंटू R माइनस F इंटू R और F इंटू R। अब जो फ्रिक्शन कितना के बराबर होगा, फ्रिक्शन जो भी होगा म्यू mg के इक्वल होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, बाद में लास्ट में वैल्यूज डाल देंगे। तो ये होगा म्यू mg इंटू R। सो टॉ F कॉमन लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, यहां पे इसको मैं I टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकता हूं। ओके, I को 2/5 mr स्क्वायर अल्फा F माइनस म्यू mg इंटू R, एक R से R गॉन, और अल्फा आप डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो 5/2m एंड F माइनस म्यू mg, ये अपना सेकंड इक्वेशन रहा। तो बच्चों अल्फा आर तो निकाल लिया, अब AC निकालते हैं। तो पूरी सिस्टम पर सामने फोर्स कितनी लग रही है, F प्लस F, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, और ये म्यू mg की इक्वल हो गई। बेहद आसान है बच्चों, कुछ भी खास नहीं है इसमें, हो गया। दिस इज थर्ड। अब फटाफट क्या कर लेते हैं, फर्स्ट से, सेकंड से एंड थर्ड से, तीनों को देख लेते हैं एक बार। तीनों को देखते हैं, तो AC की जगह पर डाल लेते हैं F/m प्लस म्यू जी विल बी अल्फा आर, तो डायरेक्ट 5/2m और F माइनस म्यू mg। सॉल्व करते हैं बच्चों फटाफट, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा F/m प्लस म्यू जी इक्वल्स 5F/2m माइनस 5/2 m से m कैंसल एंड आई थिंक म्यू जी हो जाएगा ये बच्चों। इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 म्यू जी, इसको इधर लाते हैं तो ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 3F, डायरेक्ट करते हैं 3F/2m। ओके, 2 से 2 आई थिंक कैंसिल हो गया, तो 7 म्यू जी इक्वल्स 3F/m, यहाँ से F पता पड़ गया, 7 म्यू mg बाई 3। डेटा डाल देते हैं, 7/3 म्यू है आपका 1/7, ये है 0.5 और ये 10। ओके, आई थिंक यही है बच्चों, कहीं मैं गलत तो नहीं किया अभी, एक बार चेक कर लेने दो। ये 2 3 आई थिंक सब सही लग रहा है। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं भी मुझे लगता है मिस्टेक किया क्या मैंने। F/m म्यू जी 5 एंड 2F। ओके ओके ओके, हाँ ये इधर लाया, तो 7/2 म्यू जी, ओके, एंड 5F/2m माइनस F/m 2m एंड 3F, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, सो 7 म्यू जी इक्वल्स 3F/m। ओके, सही है। तो यहाँ से F निकालेंगे तो क्या होगा, 7m म्यू जी बाई 3। ओके, सही है। ओके, हाँ अब डालते हैं, तो 7/3 म्यू 1/7, ये मास क्या है बच्चों, मास है आई थिंक 0.5 ही है एंड 10। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज F। तो F क्या होगा बच्चों, 5/3। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि मैंने आज बताया आपको कि लास्ट में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन करेंगे। ओके, ये क्या टॉपिक है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों होता क्या है कि जब भी कोई बॉडी CTRM कर रही होती है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रही होती है, तो हम एक ऐसा पॉइंट किसी भी इंस्टेंट पे ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं, जिसके अबाउट वो बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब प्योर रोटेशन का पहले कंडीशन तो समझे। प्योर रोटेशन का कंडीशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई पार्टिकल प्योर रोटेशन ऐसे से कर रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं होती है। ये तो कंफर्म है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं होती है। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, जिस एक्सिस के टुवार्ड्स बच्चों एक्सिस रोटेट नहीं करती है। क्लियर है?
तो बच्चों अगर ऐसे पॉइंट ढूंढ ले जिस पॉइंट की कोई रफ्तार नहीं है, ठीक है, जिस पॉइंट की कोई रफ्तार नहीं है, तो क्या उस पॉइंट के अबाउट उस इंस्टेंट पे क्या वो बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई होगी? बिल्कुल। ध्यान से फिर से मेरी बात सुनिए। अगर कोई भी बॉडी प्योर रोटेट कर रही है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर धीरे धीरे इस पर थ्योरी देंगे। जैसे कोई रॉड है और यहां पे मैंने एक्सिस बना लिया और ये प्योर रोटेट कर रही है, तो बच्चों रोटेट कर रही है तो इसका हर एक पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ओके। और ये वाला पॉइंट बच्चों बिल्कुल हिल नहीं रहा है, यानी ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? जीरो। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी जरूर कुछ ना कुछ है। हर एक, अगर ओमेगा से घूम रही है तो इसका वेलोसिटी ओमेगा टाइम्स ऑफ r1, इसका ओमेगा टाइम्स ऑफ r2, इसका ओमेगा टाइम्स ऑफ r3, जो भी डिस्टेंस है सो वो हो रहा है, ओके। तो ध्यान रखना है कि प्योर रोटेशन में, ओके, प्योर रोटेशन में जिस पॉइंट के अबाउट आप प्योर रोटेशन ले रहे हो उस बॉडी का, उस पॉइंट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बहुत अच्छा क्लू है इसमें, ओके। अब कोई भी बॉडी CTRM कर रही है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रॉड ही समझ लो, हमारे पास कोई रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक रॉड है और इस रॉड का ए एंड भी से जा रहा है और ए एंड 5 भी से जा रहा है। अब आपको पता है, क्लियर पता है कि ये रॉड सीधे ऐसे नहीं जाएगी, ये ज्यादा से जा रही है, ये कम से जाएगी, तो ऑब्वियसली ये रॉड ऐसे कुछ घूमेगी, क्योंकि ये ज्यादा से है तो थोड़ा ये यहां पहुंची तब तक ये यहां पहुंच गई होगी। सोचो ये थोड़ा सा यहां पहुंचेगी तब तक ये वाला पार्ट यहां पहुंच गया होगा, तो ये सिचुएशन हो जाएगा रॉड का, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कि रॉड आगे भी दौड़ रही है और साथ साथ क्या हो रही है बच्चों? घूम भी रही है, क्योंकि ऊपर वाला इंड ज्यादा मूव कर रहा है और नीचे वाला इंड थोड़ा कम, तो ऐसे मूव कर रही है, तो इसमें दोनों मोशन हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो बच्चों यहां पे देखना यह है कि इसका जो ओमेगा है वो कितना है, और जैसा कि आपको पता है कि ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट ही होता है बॉडी का। तो हम लोग क्या करेंगे उस इंस्टेंट, अगर हमें इसका ओमेगा पूछेगा तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सवाल बनेंगे नहीं, तब भी बनेंगे बच्चों, ओके। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर कंसीडर करूंगा तो वो सवाल बहुत ही जल्दी और बड़ा ही कायदे से बन जाएगा, इसलिए हम ऐसे कंसेप्ट को ले रहे हैं यहां पे, ओके। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो बच्चों? चलो, तो अभी हम लोग को देखना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अक्ल लगाते हैं। अभी तक जब कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन कर रही थी, कोई भी बॉडी बच्चों प्योर रोटेशन किसी भी एक्सिस के टुवार्ड्स कर रही थी, प्योर रोटेशन कर रही थी, ऐसे ओमेगा से कर रही थी, तो एक खास बात इसमें आप देखोगे कि हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्लियर है बच्चों? ऐसा होना ही है उसको, क्योंकि हर एक पार्टिकल क्या कर रही होती है? सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में रहने वाली हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, मतलब रेडियस पे परपेंडिकुलर। तो ये इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब एक बात और, ये तो एक फील आ गई आपको, दूसरी फील मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां एक पॉइंट है, ओके बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे रोटेशन कर रही है, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बारे में थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा इस साइड के और इस साइड के। इस साइड की पार्टिकल ओमेगा से इस साइड की पार्टिकल ऐसे जा रही है, तो इस साइड की पार्टिकल ऐसे जा रही है, कंफर्म है बच्चों? इस साइड की पार्टिकल ऐसे जा रही है तो इस साइड की पार्टिकल ऐसे जा रही है, ठीक है, ओके। मतलब अगर दो अपोजिट वेलोसिटी है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, मतलब एकदम बीच की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब इधर की पार्टिकल, थोड़ा सा विचार करो, इधर की जो भी पार्टिकल है बच्चों उसकी वेलोसिटी इस साइड में है, और इधर की जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो सब क्या है? इस साइड में है। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए कि कोई भी बॉडी का एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी, तो बच्चों इसका ये जो सेंटर है जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रही है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी, गारंटी। अच्छा, एक और बात समझते हैं। सपोज करो कि ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है या फिर रोटेशन कर रही है, ओके। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी है, आगे बढ़ो तो और ज्यादा, और आगे बढ़ो तो और ज्यादा, और आगे बढ़ो तो और ज्यादा। क्यों ज्यादा भी? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसकी वेलोसिटी होगी ये r1, ओमेगा टाइम्स ऑफ r1, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ r2 थोड़ा ज्यादा, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ r3 थोड़ा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ते जाओगे, हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, वो ज्यादा होते चला जाएगा, ओके। मतलब कि अगर हमें ऐसा दिखे कि किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी, ध्यान से देखना, पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी कम और आगे बढ़ने पर और ज्यादा, आगे बढ़ने पर और ज्यादा, तो इससे साफ क्लियर है कि बच्चों किस एक्सिस, वो कौन सा पॉइंट होगा, कौन सी एक्सिस होगी और वो किधर होगी जिसके अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई मानी जाएगी। तो डेफिनेटली बच्चों इधर ही होगा, जिधर वेलोसिटी कम हो रही है उसी साइड में कहीं ना कहीं वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो कुछ बातें हमें अपने जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उससे हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा फील करो, जैसे कोई एक रॉड है, सोच के देखो, अगर ये इंड बच्चों इधर घूम रही है और ये इंड इधर घूम रही है, सपोज करो कि ये इधर घूम रही है और इधर घूम रही है,
तो क्या लग रहा है कि एक पार्ट का वेलोसिटी इस साइड में, एक पार्ट का वेलोसिटी, अब कोई भी आदमी, ठीक है, ये आपको पता है कि ये रॉड एज ए होल इधर मूव कर रही होगी और साथ में रोटेट भी कर रही होगी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन एक किसी भी पल में एक ऐसा पॉइंट तो मैं जरूर ढूंढ सकता हूं जिसके अबाउट हम मान सकते हैं कि ये क्या हो रही होगी, प्योर रोटेशन कर रही होगी, उस पल में हम मान सकते हैं, ठीक है। और उस पल में जरूर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसकी वेलोसिटी उस पल में 0 होगी। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, कंफर्म कैसे कर रहा हूं कि भाई उस पॉइंट का वेलोसिटी एकदम 0 होगा, थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करो। सपोज करो बच्चों कि ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, क्लियर है, ऐसे ओमेगा से घूम रही है, और इसकी सेंटर ऐसे जा रही है, सेंटर ऐसे, तो एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा ना बच्चों, यहां पे एक ऐसा पॉइंट तो जरूर हो सकता है इस जगह पर, ये ऐसे ओमेगा होने की वजह से, ऐसे ओमेगा होने की वजह से, सॉरी यहां पे देख लो, यहां पे तो एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा ना बच्चों कहीं ना कहीं कि इसका जो ओमेगा टाइम्स ऑफ जो यहां से एक्स होगी, ओमेगा टाइम्स ऑफ जो एक्स होगी, और इधर का जो वेलोसिटी vc है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पॉसिबल तो है, क्योंकि एक रोटेशन की वजह से वेलोसिटी ऐसे आ रही है और ट्रांसलेशन की वजह से ऐसे, तो एक ऐसा पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच कि कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। तो बच्चों जिस पॉइंट के अबाउट ऐसा हो रहा है, जिस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं कि इसके अबाउट ये पूरी सिस्टम क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। क्योंकि कोई भी रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशन किसी एक्सिस के टुवर्ड्स करती है तो वो पॉइंट हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। और हालांकि आपको पता है कि ये सिचुएशन अभी है, कुछ पल के बाद आपको पता है सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी, ये यहां चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी, क्लियर है, लेकिन उसी पल, जिस पल में दिया गया है, उस पल में तो सोच सकते हैं कि चलो इस पॉइंट का स्पीड 0 है, तो उस पल में इस एक्सिस के टुवर्ड्स उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, ऐसा सोच तो सकते हैं। समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसे हमें समझना चाहिए इसमें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लॉजिक बताता हूं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? तो कुछ पॉइंट्स है जो गौर करने वाली है, ठीक है। यानी एक ऐसा एक्सिस है, मैं पहली बात तो कहता हूं कि द एक्सिस विच स्पीड at an instant is 0, ठीक है, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अबाउट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट IAR body is assumed to perform pure rotation। ध्यान रखिएगा, इस IAR के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी क्या मानी जाएगी, प्योर रोटेशन करती हुई मानी जाएगी उस पल पे, क्योंकि ये उस पल पे ही एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने बनाया है, ओके। अब इसका डिसाइड कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे होता कहां है? तो लॉजिकली फिर से एक बार देख लो, होता कहां है। तो अगर मान लीजिए कि दो वेलोसिटी दिया रहे, कैसे भी दो वेलोसिटी दिया रहे, तो बच्चों एक तो कंफर्म है कि इंस्टेंटेनियस जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कोई भी बॉडी करती है, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लूंगा, यहां से इस सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर लूंगा और फिर यहां से अगर मैं इसको आगे, तो जिस पॉइंट के का वेलोसिटी है वहां से अगर हम इसको ऐसे मिला ले बच्चों, ऐसे मिला ले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, होंगे ही होंगे, क्योंकि प्योर रोटेशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो रेडियस वेक्टर पर वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है 100%, ओके। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस C को ढूंढने के लिए निकालते हैं, कैसे? तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लो मिटा दिया मैंने, नहीं पता क्या है, नहीं पता कि कहां पे है भाई इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों, वेलोसिटी होगी इसी के परपेंडिकुलर ही रेडियस वेक्टर होगी। हाँ, इसके परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर कहीं जाओ, इसके भी परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर कहीं जाओ, और दो रेडियस वाला जो वेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है क्या बच्चों, वही सेंटर होता है। यस, तो ऐसे हम निकाल पाएंगे। मतलब क्या करेंगे, प्रोसेस ये है कि किसी भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी मिल रहे हैं आपको, 2 पॉइंट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन करो और जहां मिलेगा वही आपका क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे? टू डिटरमाइन IAR, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस टू वेलोसिटीज, ठीक है। The point of intersection of line, the point of intersection of lines will give ICR,
ठीक है, IAR जो भी है। क्लियर है बच्चों? चलिए अभी इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे ICR फाइंड आउट करते हैं, उस पर सवाल कैसे बनाते हैं। आइए एक छोटा सा सवाल, किसी भी पल में कोई रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन नहीं कर रही है मान लीजिए, लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी ये देखी गई और इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे देखी गई, ऐसे देखी गई, ठीक है। और ध्यान रहे बच्चों, ICR जो हम IAR जो निकाल रहे हैं, इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं, या जिस पॉइंट के बाद जो पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉडी में ही हो, बॉडी से बाहर भी हो सकता है, वो तो एक इमेजिनरी पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। ओके, अब इसी में देख लीजिए, देखिए किधर वो पॉइंट मिलेगी। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब दोनों जहां इंटरसेक्ट कर जाएंगी वही अपना क्या होगा, यहीं पे जो एक्सिस बनाएंगे वही क्या होगा, IAR होगा। और इस पॉइंट को बच्चों बोल देंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। पॉइंट को सेंटर बोलेंगे और इस यहां से जाने वाले एक्सिस को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बच्चों? ओके, मान लो कि ऐसी बॉडी है, मान लो कि यहां पे ऐसे हो रही है V1 और ध्यान से देखना, और यहां पे हो रही है V2। क्लियर है बच्चों? अब आपसे कोई पूछेगा कि जरा बताइए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन किधर है। अब बच्चों मैं डेटा दे देता हूं तो ज़्यादा मजा आएगा। 3 है, ये 5 है, ठीक है, 3 है 5 है। अब बच्चों इसके परपेंडिकुलर तो भाई ये भी होगी, इसके परपेंडिकुलर ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर ही है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अब इसके परपेंडिकुलर तो भाई ये भी लाइन वही है, तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इसका लाइन तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किधर होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, किधर होगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब इस लॉजिक को कैसे हम जज करेंगे, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको करने के लिए थोड़ी अकल लगाएंगे। मैंने पहले बताया भी आपको कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है बच्चों, तो जिस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन कर रही है, अगर हम एक ही साइड की बात कर ले, तो साफ क्लियर है कि एक ही साइड में वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन हाँ, जिधर वेलोसिटी कम हो रही होती है बच्चों, उधर ही सेंटर मिलने का चांस रहता है, उधर ही सेंटर मिलती है एक्चुअल में, क्योंकि जैसे सेंटर से दूर जाओगे तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब आप बताओ कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो बताओ इधर मिलने का संभावना है क्या बच्चों? बिल्कुल ही नहीं, इधर तो मिलने का बिल्कुल संभावना नहीं है। क्या बीच में मिलने का संभावना है? नहीं। बीच में कब मिलती है बच्चों? मैंने ये भी आपको समझाया था कि अगर बीच में अगर खोजना है, दो वेलोसिटीज के बीच में खोजना है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तभी मिलेगा। तो दोनों की वेलोसिटी अपोजिट तो नहीं है, ओके। तो कहीं ना कहीं कम वाले के साइड में होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे ICR एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ICR यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जो रोटेशन है, ठीक है, यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बच्चों? यहीं पे। तभी तो आप बोलोगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। क्लियर बच्चों? तो यहीं पे कहीं होगा वो। अगर यही मैं पूछ दूं, सिंपल ऐसे मैं एक लाइन ले लिया और यहाँ का वेलोसिटी में 3 दे दिया और यहाँ का वेलोसिटी में 5 दे दिया, अब मैं पूछूं कि ICR बताओ, तो बहुत ही सिंपल बात है। क्या बोलोगे? अपोजिट है, तो अपोजिट है, एक इधर है और एक इधर है, तो कहीं ना कहीं बच्चों बीच में ही होगा। अब कहाँ होगा वो बात का विषय है, वो देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में होगा, गारंटी। तो कुछ बातें बहुत जरूरी है समझना, कुछ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हमें याद रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इन छोटी छोटी बातों को पहले एक बार फील कीजिए, समझिए। हालांकि ये सब थ्योरी वेरी लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस समझना है मेन इसमें। तो ऐसा कीजिए बच्चों, पहले आप इस छोटी छोटी चीजों को कॉपी कर लीजिए। अब मैं कुछ स्पेशल सवाल आपको देता हूं जिससे आपको ICR ढूंढने में मदद मिलेगी और फिर उसके हेल्प से हम लोग ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए एक दो सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे इजी जो सवाल है, सबसे इजी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, उसको थोड़ा इस तरह से फील कीजिए। सपोज कीजिए कि कोई ये डिस्क है या कोई भी ऑब्जेक्ट है और बच्चों ये प्योर रोल कर रही है, ठीक है, प्योर रोल कर रही है। अब प्योर रोल कर रही है तो, और इसके सेंटर भी से जा रही है और ये ओमेगा से घूम रही है। यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, सेंटर कहां है वो। अब बच्चों इसमें कुछ बातें आपको पहले से मालूम है। क्या इस पॉइंट की बच्चों हमेशा, मतलब किसी पल में ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट में होता है?
कोई भी अदर पॉइंट रेस्ट में नहीं होता है, यही पॉइंट रेस्ट में होता है। बिल्कुल। तो बच्चों यही पे जो एक्सिस बनेगी इसके अबाउट हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं सिस्टम का, और यही अपना ICR हो सकता है इसके। और इसके अबाउट बच्चों ये सब क्या कर रहे हैं, प्योर रोटेशन कर रहे हैं, पक्का प्योर रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस पल में। अब बोलोगे सर प्योर रोटेशन कर रहा है तो क्या हम लोग यहीं से सारा कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं? हम केवल प्योर रोटेशन मानते हुए हम यहां का वेलोसिटी लिख सकते हैं, यहां का वेलोसिटी लिख सकते हैं, यहां का वेलोसिटी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे एक्सिस बना करके यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी लिख सकते हैं। आपको तो पता है दोनों चीजें, ठीक है बच्चों, आपको दोनों चीजें पता है कि आप रोटेशन के हेल्प से भी चीजों को लिखना जानते हो। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ICR के हेल्प से मैं बाद में निकालूंगा, पहले ओरिजिनल क्या है वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब बॉडी कोई प्योर रोल कर रही होती है, ऐसे प्योर रोल कर रही होती है, तो आप सब लोगों को पता है ये V से जा रही होती है और ओमेगा से घूम रही है, तो ओमेगा होता है V/R, ये भी। और टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी सबको पता है V आगे और ओमेगा R, तो ओमेगा टाइम्स ऑफ R प्लस V, यानी V, ये भी V2V होता है, ये सबको पता है। अच्छा, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी करें तो इधर V होता है और इधर भी होता है V, क्योंकि ओमेगा R है, तो इसकी वेलोसिटी इस साइड में हो जाती है √2V, इस साइड में, क्लियर बच्चों, इस साइड में हो जाती है। और इस साइड मतलब बीचों बीच, ये जो भी V है तो एकदम बीचों बीच होगी, यानी 45 डिग्री पर हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ के वेलोसिटी निकाले तो आगे भी और नीचे भी, क्लियर है बच्चों, तो नेट वेलोसिटी एकदम बीचों बीच हो जाएगा 45 डिग्री पर, यहाँ पे √2V, क्लियर है बच्चों। ये ऑलरेडी आपको पता है इस तरह की वैल्यू। तो ये सब हमने कैसे निकाला है बच्चों? रोटेशन और ट्रांसलेशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से निकाला है, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये पूरी बॉडी इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, मतलब ऐसे एक एक्सिस मान लिया और प्योर केवल रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन, तो सीधे सीधे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे तो ओमेगा, ध्यान से सुनो, ओमेगा टाइम्स ऑफ R, क्या बच्चों, ओमेगा टाइम्स ऑफ R, ओके। चलिए, और ओमेगा तो किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस से, मतलब किसी भी बॉडी का किसी भी अलग एक्सिस के बाद तो चेंज होता नहीं है, ओके। तो ध्यान से देखिए, सेम सवाल डील कर रहा हूं मैं, इस ए पॉइंट का वेलोसिटी निकालूंगा, बी का निकालूंगा, सी का निकालूंगा, लेकिन तरीका अपना होगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अबाउट इसका वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें इसका ओमेगा मान लेना है, ओमेगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या है बच्चों, रेडियस कुछ ले लेते हैं, ये R है, ये R है, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक √2 × R हो जाएगा, ओके। अब इस वाले पार्ट का वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अगर कोई प्योर ओमेगा से घूम रही है तो इस वाले पार्ट का वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी ऑफ C निकालने के लिए ओमेगा टाइम्स ऑफ जो डिस्टेंस है वो ओमेगा × R, यही तो फॉर्मूला होता है प्योर रोटेशन में। किसी भी पार्ट का वेलोसिटी निकालना हो तो सिस्टम की ओमेगा टाइम्स ऑफ R, उसकी डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस √2R है, तो ओमेगा टाइम्स ऑफ √2 × R। और बच्चों ये बात आपको पहले से मालूम है कि ओमेगा R किसके इक्वल होता है, V के इक्वल, सो V √2। क्या बच्चों यही आता था, क्या यही आता था? देखो तो ध्यान से, हाँ यही तो आता था √2V, ओके। और देखो ध्यान से, इसके ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसके ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो जरा डायरेक्शन भी देख लो, क्या 45 डिग्री ही आ रही है, क्या ये देखो √2R, तो आई थिंक ये 45, ये 45 होगा, ये 45, तो आई थिंक ये 45, तो फिर ये भी 45, ओहो, तो 45 डिग्री पर ये भी तब भी आ रही है, पहले भी 45 डिग्री पर आ रही थी, दिख रहा है बच्चों। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा टाइम्स ऑफ R कर रहा हूं, R में केवल ये ले रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का मैंने क्या माना है, प्योर रोटेशन माना है उस टाइम पे। अगर मैं A को निकालने की कोशिश करूं, A पर जरा देख लो, तो सीधे सीधे ओमेगा टाइम्स ऑफ इसकी यहां से डिस्टेंस सीधे सीधे 2R है, तो आप लिखोगे ओमेगा × 2R। और ओमेगा × R भाई क्या होता है प्योर रोटेशन के लिए, या तो आपको पहले से पता है V, तो ये क्या हो जाएगा 2V, आता भी है, यही तो आया था भाई 2V। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो इसके अबाउट अगर प्योर रोटेशन लेना है तो सीधे सीधे सारे पॉइंट का वेलोसिटी आराम से डायरेक्ट ही निकल जाएगा ओमेगा टाइम्स ऑफ R। तो खैर ये तो आसान सिचुएशन है, तो आप कोई भी कर सकते हो। आइए मैं एक और सवाल देता हूं आपको, मजेदार सवाल, एक रॉड वाला ही सवाल देता हूं। सपोज करो कि इसका वेलोसिटी 5 भी है आगे और इसका वेलोसिटी 3 भी पीछे, आगे ही लेता हूं, और इस रॉड की बच्चों लंबाई L लेता हूं। सबको पता है कि ये रॉड ऐसे, मतलब ये ज्यादा भागेगी और नीचे कम भागेगी, तो ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी, रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी, ये कंफर्म है, ओके, कंफर्म है। तो अगर मैं पूछूं कि फाइंड ओमेगा और इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ढूंढ लो, अगर पढ़ रहे हो तो ढूंढ लो, तो कैसे बनाओगे बच्चों? अभी जो अकल हमने थोड़ी देर पहले लगाई है कि इधर 5B है और एक ही डायरेक्शन में है, तो जैसे जैसे आ रहे हैं तो वेलोसिटी घटते 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 इधर ही कहीं होगी सेंटर, इधर ही कहीं ICR होगी, ओके, तो इधर ही कहीं होगी, कंफर्म है बच्चों? क्योंकि इधर ही ऐसे रोटेट करेगी तो तभी तो सारे का वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है भाई,
ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी इधर होता और इसका इधर होता तो बीच में कहीं होता, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रही है तो सेंटर बीच में होगी। तो साफ क्लियर है कि मान लीजिए कि आई ए आर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x, लेकिन इसके अबाउट किसी का भी ओमेगा तो सेम ही होगा, चाहे हम इसका ओमेगा निकाले चाहे इसका ओमेगा निकाले, ओमेगा तो दोनों पॉइंट का सेम होगा, ए का निकालो चाहे बी का निकालो, तो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी। क्लियर है। और ओमेगा ए होगा क्या, अगर हम निकालना चाहे तो ओमेगा इक्वल्स भी बाई आर। तो बच्चों ये 3v/x ले लेता हूं मैं, 3v/x, या इस पॉइंट के हेल्प से लिखूं तो क्या होगा 5v, ओमेगा इक्वल्स v/r, तो 5v बाई इसकी r, तो भाई इस एक्सिस से क्या है l प्लस एक्स है, तो ये कट कर लो, तो ये हो जाएगा 3l प्लस 3x इक्वल्स 5x। आई थिंक ये हो जाएगा 3l इक्वल्स 2x, सो x विल बी 3l/2। तो बच्चों यहाँ से कितनी दूरी जाने पर हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल रहा है 3l/2 पे। अगर हमसे कोई पूछ लिया कि जरा ओमेगा सर बता दो इसका, चलो तो ओमेगा क्या होगा, बेहद आसान है, ओमेगा किसी का भी निकालो। ओमेगा क्या होता है बच्चों, अगर ए का निकालो चाहे बी का निकालो चाहे बी से किसी पॉइंट का निकालो, तो अगर ए से निकालोगे तो 3v/x निकलना पड़ेगा, ये भी देखो 3v/x, 3v/x, x क्या है बच्चों, x है 3l/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v/l। क्लियर बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओके, कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब आपके दिमाग में, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात हो गई कि सर ये तो आपने आईसीआर के हेल्प से ओमेगा निकाला है सर, समझ पा रहे हो। आप सोचोगे सर ये तो आईसीआर के हेल्प से ओमेगा निकाला है, सर क्या ऐसे सवाल मिलेंगे तो क्या ओमेगा निकालने के लिए क्या यही मेथड लगाना पड़ेगा? ना ना, कोई जरूरी नहीं है। अब बच्चों मैं इसको एक अलग तरीके से बना के बताता हूं, देखो ध्यान से, पहले इसको आप कॉपी कर लो तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। ये तो एक तरीका है बनाने का आईसीआर के हेल्प से। इसको साफ करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। देखिए आंसर यहीं पे रहने देता हूं जिससे आपका आंसर मिल जाए। आइए मैं सेकेंड मेथड बताता हूं। मैंने पहले भी बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि ये पढ़ रहे हो तभी सवाल बनेंगे, बिना इसके भी बन जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। आइए मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये कितने से जा रहा है 5v से आई थिंक, और ये कितने से जा रहा है 3v से। तो सबको पता है कि सेंटर इसका किसी vc से जा रहा होगा, नहीं पता सेंटर कितने से जा रहा है, मान लो vc से जा रहा हो और रोटेट कर रहा होगा ऐसे ओमेगा से, तो ओमेगा भी पता नहीं vc भी पता नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये a पॉइंट मान लो, ये b पॉइंट मान लो। बच्चों a की वेलोसिटी तो आपको दिख रही है ना, a की वेलोसिटी कितनी है 5b है, वो तो दिख रही है, लेकिन a की वेलोसिटी रियलिटी में निकालो तो क्या vc प्लस ओमेगा इंटू l/2 होगा? अरे भाई ये ऐसे ओमेगा से घूम भी रही है और vc भी जा रही है, तो अगर CTRM लगाएं तो vc यहाँ पे आगे, तो इसका भी vc आगे, प्लस ओमेगा की वजह से क्या होगा, ओमेगा इंटू l/2, ये 5b के बराबर होगा। ये तो कंफर्म है बच्चों। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ b की बात मैं करूं, वेलोसिटी ऑफ b आगे ही है, ओके आगे ही है, तो आगे है तो vc आगे, इस वाले पार्ट की बात करूं vc आगे और ओमेगा r पीछे, तो भाई इधर हो गया ओमेगा इंटू l/2 और आगे क्या हो गया vc, तो नेट वेलोसिटी आगे होना चाहिए, तो vc माइनस ओमेगा l/2 इक्वल्स 3b। क्लियर है बच्चों, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें ओमेगा चाहिए, ऐसा करते हैं दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करो, क्योंकि vc को मेरे को हटाना है, हमें vc से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है बच्चों, ओमेगा से, तो माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो vc गायब हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, vc गायब, ये आ जाएगा आपका ओमेगा l। क्लियर बच्चों, ये आ जाएगा आपका ओमेगा l, क्यों ओमेगा l/2 माइनस ओमेगा l/2 कर लो भाई, ये आ जाएगा 2b, तो ये आ जाएगा ओमेगा l 2b और ये आ जाएगा ओमेगा 2b। क्या बच्चों यही आ रहा था पहले, समझ पा रहे हो क्या बातें क्लियर है? तो आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आईसीआर अगर आपको पता है, आईएआर पता है, तो उससे भी फिल कर सकते हो, उसमें कहीं कोई शक नहीं। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको पहले आप कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब की बार मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसका वेलोसिटी 5v मैंने इधर कर लिया और अब की बार 3v इधर कर लिया और इसके बीच की गैपिंग अभी भी l ले ला। अब आपको पता है, खुद पता है कि इसकी ICAR किधर होने वाली है, तो इसकी सेंटर ऑफ जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ सेंटर होने वाली है वो होने वाली बच्चों बीच में, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे प्योर रोटेशन कोई ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, नहीं बीच में ही कहीं होगी, बीच एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कहीं भी।
मान लीजिए यहीं पे होगा ICR IAR जो भी है, तो यहाँ से वो मान लीजिए x पे है, तो यहाँ से वो कितने पे होगी L माइनस एक्स। अब इस पॉइंट के अबाउट तो बड़ी प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। ओके, तो इस वाले पार्ट का वेलोसिटी, इस वाले पार्ट का ओमेगा और इस वाले पार्ट का ओमेगा तो भाई बराबर ही होगा, है ना। ओके, ओमेगा तो हर पॉइंट का बराबर होता है, ये बात इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो प्योर रोटेशन हो रही है तो ओमेगा सीधे भी और बाई आर होगी, तो भी इसकी 5b है और r क्या है बच्चों x, इसकी वेलोसिटी 3b है और बाई x के जगह पर यहाँ से है L माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं, ये भी से भी कैंसिल, सो 5L माइनस 5x विल बी 3x, सो 5L बाई 8 विल बी x। बच्चों x हमने पता कर लिया। ओके, ओमेगा आप निकाल लेते फटाफट, किसी का भी आपसे ओमेगा पूछा गया है तो ओमेगा किसी भी a का निकालो, b का निकालो, जिसका भी निकालो, a का निकालो, उसी से ओमेगा पूरे सिस्टम का आ जाएगा। और ये होगी क्या बच्चों, तो ओमेगा का ये है 5v बाई एक्स, 5v बाई एक्स अभी आपने निकाला है 5L बाई 8, तो ये हो गया 8v बाई L। तो बच्चों ये ओमेगा हो गया आंसर। सिंपल तरीके से भी चीज़ों को देख सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी ट्राई कर लेना, हो जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसमें। एक सवाल बच्चों याद होगा, इस तरह के सवाल इसमें बना करता है, जैसे एक ऐसा रॉड है और ये वाली थीटा है, ये वाली पार्टिकल बच्चों v के स्पीड से जा रही है, याद है। तो इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा जाता था, वेलोसिटी ऑफ v पूछा जाता था, याद है। ऐसे सवाल हम लोग किए थे बच्चों, NLM में किए थे, कंस्ट्रेंट रिलेशन में किया था। चाहे तो ऐसे सवाल को बच्चों हम लोग यहाँ भी डील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये क्या हो रही है, ध्यान से देखा जाए तो आगे भी ऐसे बढ़ रही है, रॉड क्या हो रही है, आगे भी स्लाइड कर रही है और साथ साथ ये रोटेशन भी कर रही है। तो यहाँ पे CTRM तो इसका हो रहा है, जहां CTRM हो रहा है तो मैं इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकता हूं। तो इसके लिए ये तो कंफर्म है कि इसकी वेलोसिटी जो निकालना है मुझे v डैश, वो तो डाउनवर्ड ही होगी, इसकी वेलोसिटी गिवन था तो हमें v डैश पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ v पूछा गया, तो v ही मान लो, चलो ठीक है। अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यही तो होता है ICR IAR। ओके, अब इसके अबाउट बच्चों क्या कर रही है ये, इसका ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट जो इस पूरे रॉड का किसी भी पॉइंट का ओमेगा बराबर ही होगा, तो ओमेगा ऑफ a बराबर ओमेगा ऑफ b बोल सकता हूं। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखना। लेकिन ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये पूरी रॉड की लंबाई थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं L है, अगर ये थीटा है बच्चों, ये L है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा और क्या हो जाएगा L कॉस थीटा। कंफर्म, ओके। सो वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये वाली r, यही तो होता है ना, v और उसका परपेंडिकुलर r, और ये क्या है बच्चों L साइन थीटा। और b की बात करें तो उसकी वेलोसिटी vv और r क्या भी, तो vv के परपेंडिकुलर, दिस इज L cos थीटा। L से कैंसिल करो तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू v विल बी vv, तो ये हो जाएगा v cot थीटा vv। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ v। और आपने इस चीज को पहले भी निकाला है, NLM के जरिए भी आपने निकाला है। उसमें कैसे निकाले थे आपको याद होगा कि इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले लेते थे, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले लेते थे, बोलते थे कि रॉड के लॉन्ग की वेलोसिटी चेंज करनी नहीं चाहिए क्योंकि रॉड इनएक्सटेंसिबल है, तो भाई दोनों को बराबर कर लो, उससे हो जाता था। सेकंड मेथड क्या था बच्चों, याद करो, मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा तो इधर का हो जाता था v cos थीटा, आई थिंक, हाँ v cos थीटा हो जाता था, यस v cos थीटा, और इसका vv sin थीटा होता था, आई थिंक, हाँ vv sin थीटा होता था ऐसे। और इस तरह से vv जब निकालते थे तो क्या होता था v cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और बच्चों इससे मिलता था v cot थीटा। तो चीजें वैसे ही आनी है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक नए आइडिया से चीजों को सोच रहे हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये है बच्चों ICR या IAR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर मतलब जहां से वो एक्सिस जा रही है और एक्सिस जो उससे एक्सिस गुजर रही है। क्लियर है बच्चों, तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक ऐसा सवाल लेंगे बच्चों की जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शानदार सवाल है, उसमें तो 2-3 सवाल में ही मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में।